हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का एमसीक्यू सेशन गुप्तकालीन बिहार से संबंधित है। इस सेशन में दिए गए प्रत्येक प्रश्न परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले आप लोग इसके थ्योरेटिकल भाग गुप्तकालीन बिहार को ध्यानपूर्वक देखें, उसके उपरांत ही इसे सॉल्व करें। अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आए आई बटन पे क्लिक कर उसे अवश्य देखें। तो चलिए आज का गुप्तकालीन बिहार का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के लिए कुल 18 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें एक्सीलेंट कैटेगरी में आने के लिए आपको 16 से 18 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 10 मार्क्स से कम लाते हैं तो पुअर कैटेगरी में जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को, ऑप्शन सी अशोक को या फिर डी समुद्रगुप्त को। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की रचना है। इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों को देखकर इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि उल्लेखित है। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन में से चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे ही देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने भागवत की उपाधि धारण की थी। चूंकि आपने पीछे पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व में समुद्रगुप्त ने ही परम भागवत का भी उपाधि धारण किया था। इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से पहले समुद्रगुप्त आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त होगा। चौथा प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी श्रीगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा डी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसे यह पता चलता है कि 335 से 375 ईस्वी के मध्य समुद्रगुप्त ने भारत पे शासन किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। इसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को ही इस अभिलेख पर, इलाहाबाद अभिलेख पर उत्कीर्ण किया गया, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उसके विजयों को उल्लेखित किया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह वही इलाहाबाद स्तंभ है जिसका निर्माण अशोक ने कौशाम्बी में करवाया था, जिसे समुद्रगुप्त इलाहाबाद लेकर आया। इसी पे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के वर्णनों को उल्लेखित या फिर अंकित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के बारे में, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या फिर डी कुमारगुप्त के बारे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के बारे में। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को उल्लेखित किया गया है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय,
बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या डी भानुगुप्त। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंद के हाथ से ये हुन बुरी तरह पराजित हुए थे। स्कंदगुप्त के मृत्यु के उपरांत 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा हो गया था। 7वां प्रश्न है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी मंदसौर अभिलेख या फिर डी उदयगिरी अभिलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सौदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त पहला गुप्त सम्राट था जिसने हुनों के आक्रमण को झेला था, परंतु ये हुन स्कंदगुप्त से पराजित हो गए थे। ये चित्र में भीतरी स्तंभ लेख है जिस पर स्कंदगुप्त पर हुए हुनों के आक्रमणों का वर्णन किया गया है। 8वां प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, अर्थात निम्नलिखित ऑप्शन में से वह कौन शासक था जिसने पहली बार रजत सिक्का जारी किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। ये जो रजत सिक्का था, चांदी का सिक्का था, उसे गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। 9वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी श्रीगुप्त या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 10वां प्रश्न है, कालिदास किसके शासन काल में थे? अर्थात निम्नलिखित राजाओं में से किसके दरबार में कालिदास रहते थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की थी। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से महाकवि कालिदास भी एक थे और इनके अतिरिक्त छपनक, बरामहीर आदि व्यक्ति भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 11वां प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अर्थात निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा था? ऑप्शन ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क या डी पन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिनार। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। 12वां प्रश्न है,
गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, अर्थात गुप्त काल में जो रजत मुद्रा प्रचलन में थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए करसापन, बी दिनार, सी रूपक या डी निस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण के मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने या फिर डी श्रीगुप्त ने। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। इससे पूर्व श्रीगुप्त और घटोत्कच जो गुप्तकालीन शासक थे उनके द्वारा सिक्के जारी किए जाने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 14वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एरन से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से या फिर डी सांची से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें एक शासक गोपराज का सेनापति की स्त्री का सती होने का उल्लेख है। 15वां प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी श्रीगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर डी घटोत्कच ने। इसका आंसर है ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत के प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह अपनी जिस वर्ष इसकी राज्याभिषेक हुई थी उसी वर्ष को गुप्त संवत की स्थापना किया था। 16वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? अर्थात निम्नलिखित में से किस वंश के शासन काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सुंग, सी गुप्त या फिर डी मगध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या फिर भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा गया है। जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, महान सम्राटों का काल। दूसरा, इस समय श्रेष्ठ शासन स्थापित था। आर्थिक समृद्धि बहुत अत्यधिक थी। धार्मिक सहिष्णुता था, यानी प्रत्येक धर्म को बराबर प्राथमिकता दी जाती थी। भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल था। साहित्य, विज्ञान एवं कला का उत्कर्ष काल था। आप विक्रमादित्य के दरबार में स्थित 9 रत्नों से यह ज्ञात कर सकते हैं कि उस समय साहित्य, विज्ञान, कला कितनी अत्यधिक उत्कर्षकालीन माना गया था। 17वां प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी बराहमिहिर या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति या रचना आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया था तथा सर्वप्रथम यह खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। 18वां और अंतिम प्रश्न है, कौन गुप्त शासक गायक और कवि हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त,
बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त द्वारा जारी 6 प्रकार के सिक्कों में एक प्रकार के सिक्का पर समुद्रगुप्त स्वयं को बीना बजाते हुए प्रदर्शित किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त खुद एक गायक था और संगीत प्रेमी था। इसे सॉल्व करने के उपरांत आप जो भी प्राप्तांक प्राप्त करें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि इससे पूर्व बिहार के इतिहास का प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिया जा रहा है, जिसका समग्र अध्ययन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक अध्याय से संबंधित MCQ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका प्लेलिस्ट नीचे दिया जा रहा है, जहां से आप संबंधित अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।